अच्छा देखो, बेसिकली हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का टॉपिक है। पर उससे पहले जो है ना वो थोड़े वर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो कि टेस्ट हो जाते हैं एमसीक्यूज में खास करके। सही है, थ्योरी में तो शायद ही पूछे। सबसे पहला जो मसला आपको पता होना चाहिए ना, जो दो चीजों का फर्क है, दैट इज इक्विटी एंड इक्वालिटी। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है पहले तो ये समझना। देखो, जब अपन इक्विटी की बात करते हैं ना तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस एंड जस्टिस। सही है, फेयरनेस एंड जस्टिस। पर जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? कि भाई सबकी इनकम सेम होनी चाहिए, सबकी वेल्थ सेम होनी चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए हर चीज में। सही है। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। भाई लेट से मैं कहता हूँ कि आप एक मस्जिद से बाहर निकले, जरा सुनना, बड़ी देसी एग्जांपल है। आप एक मस्जिद से बाहर निकले, आपके सामने दो भिखारी है, एक भिखारी ए और एक भिखारी बी है। सही, जो मांगने वाले खड़े होते हैं मस्जिद के बाहर। अब आपकी जेब में पड़े हुए 100 रुपए। सही है। अब नॉर्मली बंदा क्या करेगा? बंदा जो है ना वो दोनों को भीख देनी है ना, तो बेसिकली आप क्या करोगे? दोनों मांगने वाले हैं, आपको दोनों पे रहम आ रहा है, तो आपने क्या करा? ए को भी 50 रुपए दे दिए, बी को भी 50 रुपए दे दिए। अब मुझे बताओ, ये मैंने इक्विटी करी है इक्वालिटी करी है? अब इक्विटी का तो मैं खैर जवाब दे ही नहीं सकता, क्लियरली इक्वालिटी है। मैंने 50-50 दोनों को आपस में बांट दिए। सही है, ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब है हर बंदे को ना इक्वल मिलना चाहिए। सही है, तो आप मस्जिद से बाहर निकले, आपकी जेब में 100 रुपए थे, आपके पास दो भिखारी है, आपने दोनों को 50-50 रुपए दे दिए, ये इक्वालिटी है। अच्छा, बाद में आपको पता चला कि ये जो ए है ना, ये ज्यादा जरूरतमंद था। अच्छा, ज्यादा जरूरतमंद का मतलब क्या है? कि भाई इसके पास जो है ना वो, फॉर एग्जाम्पल, इसके घर पे ज्यादा लोग थे और इसके घर पे कम लोग हैं। सही है, मतलब भिखारी ए के घर पे ज्यादा लोग हैं, भिखारी बी के घर पे कम लोग हैं। अब असूलन अगर देखा जाए, फेयर क्या है? फेयर ये है कि इसको 70 रुपए मिलने चाहिए और इसको 30 रुपीज मिलने चाहिए। तो फेयरनेस और इक्वालिटी में ना एक नेगेटिव रिलेशनशिप आप एक तरह से समझ लो। आप अगर इक्वालिटी की तरफ जाओगे ना तो इक्विटी कम होगी, क्योंकि अगर आप दोनों को इक्वल पैसे दे दोगे तो ये इक्वालिटी है। पर ये फेयर नहीं होगा। किसके साथ फेयर नहीं होगा? ए के साथ फेयर नहीं होगा, क्योंकि ए को पैसों की ज्यादा जरूरत थी। तो असूलन आपको ए को ज्यादा पैसे देने चाहिए, बी को कम पैसे देने चाहिए। अब जब तुमने ए को ज्यादा दे दी और बी को कम दे दिया, तो तुमने फेयरनेस तो कर दी, तुमने इक्विटी तो कर दी, पर इक्वालिटी का मसला आ गया। तो हमेशा याद रखना, इक्विटी और इक्वालिटी में ट्रेड ऑफ होता है। क्लियर है ये चीज? ये समझ आ गया? तो दिस इज इक्वालिटी, दिस इज इक्विटी। तो मसला। अच्छा, फिर दो और वर्ड्स के मतलब आपको पता होने चाहिए। एक आपका जो यहाँ पर वर्ड आ जाता है वो कौन सा है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और दूसरा वर्ड जो है वो यहाँ पर कौन सा है? रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में फर्क क्या है? भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो बेसिकली ये कहती है कि देखो, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। पॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी। सही है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि जब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज तक नहीं है, जब आपके पास बेसिक नेसेसिटी तक नहीं है, आपके पास खाने के भी पैसे नहीं है, आपके पास जो है ना वो रहने की भी जगह नहीं है, और आप ऑन एवरेज एक $1.9 पर डे से भी कम पैसा कमा रहे हो, तो बेसिकली रफली अगर देखा जाए ना 500 रुपए, दिन के 500 रुपए, मतलब दिन के 500 भी नहीं कमा रहे। और अगर दिन के 500 भी कमाते हो तो महीने के 15,000 हो जाते हैं। 15,000 में कोई बंदा सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है, मतलब एक्चुअल लफ्जों में गरीब है बंदा। सही है। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? कि दूसरों के मुकाबले में आप गरीब हो। दूसरे के मुकाबले में गरीब होने का मतलब क्या है? कि रिलेटिव, रिलेटिव की वर्ड से समझ आ रहा है, कंपैरिजन की बात हो रही है। तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? कि आपकी इनकम कम है रिलेटिव टू अदर्स, लो इनकम रिलेटिव टू अदर्स। क्लियर है ये चीज? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि आप बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, $1.9 से भी कम कमा रहे हो। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है आपकी इनकम ही कम है रिलेटिव टू अदर्स, मतलब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज अफोर्डेबल तो है, पर आपके मुकाबले में लोग अमीर हैं, तो आप रिलेटिव पॉवर्टी का शिकार हो। क्लियर है ये चीज? तो मसला, ये बेसिक लफ्ज ने जो ओ लेवल में सिखाए जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए इस टॉपिक के लिए। अच्छा, फिर अच्छा, अब आप इस चीज को समझो, हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। हम इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। हमारी जितनी भी पॉलिसीज अभी हम पढ़ेंगे ना, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पढ़ेंगे पॉलिसीज।
और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इक्वालिटी की तरफ जा रहे होंगे, हम इक्विटी की तरफ नहीं जा रहे होंगे। तो हमारा टारगेट है इनकम इक्वालिटी। तो हम इक्वालिटी कैसे करें? तो इक्वालिटी करने के लिए क्या पॉलिसीज होती हैं? इक्वालिटी करने के लिए आपके पास जो सबसे पहली पॉलिसी आप इस्तेमाल कर सकते हो वो टैक्सेशन है। टैक्सेशन आपका सबसे बड़ा टूल होता है जब आपको इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन। सही है। अब सबसे पहला जो आप टैक्सेशन इस्तेमाल कर सकते हो, जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब कहीं ना कहीं हमने A2 पढ़ते हुए इसकी बात कर ली है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वो टैक्स होता है जिसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। सही है, डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स की दो कैटेगरीज होती हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहली कैटेगरी यहाँ पर आपके पास होती है इनकम टैक्स की, और दूसरी कैटेगरी यहाँ पर आपके पास होती है कॉर्पोरेशन टैक्स की। इनकम टैक्स वो टैक्स है जो कि एक इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स है जो कि एक कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। तो बेसिकली आप करते क्या हो कि आप हाई इनकम अर्नर्स को जो है ना वो टारगेट करते हो, हाई इनकम अर्नर्स को जो है वो क्या करते हो, टारगेट करते हो। तो आप बेसिकली एक ऐसा टैक्स का सिस्टम क्रिएट करोगे, आप ऐसा टैक्स का सिस्टम क्रिएट करोगे जिसमें जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एक बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे वैसे उस बिजनेस के ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो भी बढ़ेगा। तो ये जो टैक्स का परसेंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये टैक्स का रेट नहीं है, ये टैक्स पेड एज अ प्रपोर्शन ऑफ इनकम है। ये टैक्स पेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है, दैट इज टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ता जाएगा। तो हमेशा याद रखना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो ऑन द रिच होता है, अमीर के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो हमेशा याद रखना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक ऐसा टैक्सेशन का सिस्टम है जो ज्यादा इम्पैक्ट करता है रिच को। ये ज्यादा किसको इम्पैक्ट करता है? रिच को। आप क्या करते हो कि आप डायरेक्ट टैक्स को जो है वो बढ़ाओगे ताकि अमीर की जेब से ज्यादा पैसा निकलवा सको, और उसकी जेब से जब पैसा आप निकलवाओगे तो आप बेसिकली क्या करोगे, इस पैसे को ट्रांसफर करोगे बाय यूजिंग ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? जिसके रिटर्न में कोई सर्विस नहीं होती, कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता, कोई जीडीपी में एडिशन नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको क्या दी थी? इसकी मिसाल जो है वो आपकी होती है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है पेंशन्स। सही है। जब मैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की बात करता हूं ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैं ना इसको जरा स्क्वायर पे डाल देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बेसिकली मींस टेस्टेड बेनिफिट होते हैं। ये क्या होते हैं? मींस टेस्टेड बेनिफिट्स। मींस टेस्टेड बेनिफिट्स का मतलब क्या है? मींस टेस्टेड बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? मींस टेस्टेड बेनिफिट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये फॉर डिजर्विंग लोगों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? फॉर डिजर्विंग लोगों के लिए। ये बेनिफिट सबको नहीं मिलता। ये बेनिफिट सब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सबको नहीं मिलता, आपको ये पता होना। जैसे पाकिस्तान में तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट उसको दिया जाता है जो कि अनएम्प्लॉयड होता है। सही है। अब हर अनएम्प्लॉयड बंदे को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं होता, मिलता। मतलब एक कंडीशन होती है। देखो, मींस टेस्टेड, आप टेस्ट करते हो कि एक बंदा कितने टाइम से अनएम्प्लॉयड है। सही है। उसकी नौकरी कब छूटी थी, वो कितने टाइम से नौकरी ढूंढ रहा है। अगर ज्यादा टाइम से नौकरी ढूंढ रहा है और बहुत ज्यादा टाइम उसको हो गया, तो फिर उसको बेनिफिट दिया जाता है। एक फ्रेश अनएम्प्लॉयड बंदे को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिलता है, एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाता। तो मींस टेस्टेड बेनिफिट से फायदा क्या हो रहा है? मींस टेस्टेड बेनिफिट से फायदा ये हो रहा है कि आप जो है वो बेसिकली इक्वालिटी बढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इक्वालिटी बढ़ा रहे हो। आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हो। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर क्या होता है? सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो होता है वो ये होता है कि ये एक डिसइंसेंटिव क्रिएट कर देता है। जैसे मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में, जिधर लोग जो है वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर इसका ये होता है। क्लियर है ये चीज? और पेंशन उनको दी जाती है जो रिटायर्ड लोग होते हैं। अगर आप रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिल रही है। अब पेंशन जो है ना वो मींस टेस्टेड बेनिफिट नहीं है। पेंशन सबको मिलती है, हर रिटायर्ड बंदे को पेंशन मिलती है। तो पेंशन क्या है? पेंशन मींस टेस्टेड बेनिफिट नहीं है। पेंशन क्या है? पेंशन इज अ यूनिवर्सल बेनिफिट। पेंशन इज अ यूनिवर्सल बेनिफिट। पेंशन कौन सा बेनिफिट है? यूनिवर्सल बेनिफिट। तो यूनिवर्सल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं विच इज फॉर एवरीवन। इट इज फॉर एवरीवन। अब यहाँ पर आप पेंशन की भी मिसाल ले सकते हो, यहाँ पर आप एक सब्सिडाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी मिसाल ले सकते हो। क्योंकि अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैंने सब्सिडाइज करा है और टिकट सस्ती कर दी है, तो अमीर को भी फायदा हो रहा है, गरीब को भी फायदा हो रहा है।
सबसे बड़ा मसला यूनिवर्सल बेनिफिट का क्या है? यूनिवर्सल बेनिफिट और मींस टेस्टेड बेनिफिट दोनों का मसला यही है कि ये दोनों बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बनते हैं, और जनरली देखा जाए तो यूनिवर्सल बेनिफिट एक ज्यादा बड़ा बर्डन है क्योंकि सबको मिल रहा होता है ये। क्लियर है ये चीज? कोई टेंशन नहीं आता? वास्तव क्या, मैं समझा नहीं। ट्रांसफर पेमेंट का वर्ड जो यूज होता है ना, वो एक जनरल टर्म है, इसको मींस टेस्टेड और यूनिवर्सल से मिक्स ना करो। ट्रांसफर पेमेंट का बेसिकली मतलब ये कि नो सर्विस इन रिटर्न, और आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, और जीडीपी में कोई एडिशन नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। सही है। नहीं नहीं नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं है। वो जनरली गरीब लोगों को दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें बहुत और चीजें भी हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद, हाँ बाहर कंट्रीज में तो है, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो बहुत चीजें नहीं है। सही है। अच्छा, एक और आपका जो टैक्स का सिस्टम है वो कौन सा होता है? रिग्रेसिव। अब रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है, याद है? रिग्रेसिव टैक्सेशन कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, हर बंदा पे करता है। अगर हर बंदा पे करता है तो ज्यादा बर्डन पुअर पे आएगा, क्योंकि जिसकी इनकम कम होगी उसको ये ज्यादा लगेगा। सही, जिसकी इनकम कम होगी उसको ये ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है ना, उसके ऊपर से इस टैक्स का बर्डन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ज्यादा बर्डन पुअर पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स को कम करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा? कम। जब इनडायरेक्ट टैक्स को कम करोगे तो इससे जो है वो बेसिकली क्या होगा? गरीब लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इससे जो है वो आपकी पॉवर्टी कम हो जाएगी। क्लियर है? आप एक और चीज भी कर सकते हो यहाँ पे, जो महंगे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, लग्जरी प्रोडक्ट्स, उन लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दो, ताकि यहाँ से जो आपके पास फंड्स जमा हो वही पैसा आप गरीबों पे लगा दो। सही है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो यूजिंग टैक्सेशन। टेंशन। अब एक और छोटी सी चीज यहाँ पर जो हमारे पास पेपर में आ जाती है ना, वो लॉरेंस कर्व है। अच्छा, लॉरेंस कर्व क्या होता है, आप जरा गौर से सुनना। लॉरेंस कर्व से एक कनेक्टेड टॉपिक भी होता है, दैट इज गिनी कोफिशिएंट। तो ये अब गिनी कोफिशिएंट का सीन क्या होता है, जरा सुनना। अच्छा, जब हम गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पहले ग्राफिकली समझ लो लॉरेंस कर्व क्या होता है। मैं बहुत सिंपल लफ्जों में इसको समझा रहा हूँ, वैसे ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अब जरा सुनना, बड़ा आसान। देखो मैंने एक डब्बा बनाया है यहाँ पे, अब जरा गौर से देखना। नहीं, लॉरेंस कर्व एएस में नहीं है, एएस में सिर्फ गिनी कोफिशिएंट की नॉलेज है, वो भी एमसीक्यूज में आती है। अच्छा, लॉरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट किया है, देखो मैंने सबसे पहले वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? परसेंट ऑफ इनकम। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? परसेंट ऑफ पॉपुलेशन। और ये मेरा आ गया ओरिजिन। सही है। फिर मैंने यहाँ पर ना एक रेड कलर की लाइन बना दी है, देखो एक डायगोनल मैंने रेड कलर की लाइन बना दी, ठीक है। अब ये जो रेड कलर की डायगोनल लाइन मैंने आपके सामने बनाई है ना, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। अब परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब क्या है? एक मिसाल दे रहा हूँ। परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 80% ऑफ द इनकम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 लोग एक कमरे में, और एक लार्ज पिज्जा आता है, तो सबके पास एक एक स्लाइस आना चाहिए।
अगर हम 8 बंदे एक रूम में हैं और एक लार्ज पिज्जा आता है जिसमें 8 स्लाइस होते हैं, तो सबको एक एक स्लाइस मिलना चाहिए, ये परफेक्ट इक्वालिटी है। तो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि 80%, एग्जाम्पल के तौर पे, कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज द ओनर ऑफ 80% ऑफ द इनकम। दिस इज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, रेड वाली। यहां तक क्लियर है? कोई टेंशन नहीं आता? पर क्या रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में एक लाइन बनती है जिस लाइन को बोला जाता है लोरेंस कर्व। एंड लोरेंस कर्व जो है वो आपको शो करती है कि इकोनॉमी में इनइक्वालिटी कितनी है। अब ये कैसे शो करती है, अब जरा सुनना। एक लाइन आपके सामने बना रहा हूं मैं, ये टेढ़ी एक लाइन बना दी मैंने आपके सामने पर्पल कलर की। अब पर्पल कलर के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट बी आ रहा है, और लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पर 30% लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन हैव ओनली 30% ऑफ इनकम। मतलब लॉरेंस कर्व के अकॉर्डिंगली जो मैंने आपके सामने अभी एक लाइन बनाई है, वो मुझे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि 80% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 30% ऑफ द इनकम है। इसका मतलब ये हुआ कि द रिमेनिंग 20% पॉपुलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि द रिमेनिंग 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज द ओनर ऑफ 70% ऑफ इनकम। जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इकोनॉमी में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। इसका मतलब लोरेंस कर्व इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। लोरेंस कर्व इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। ले रही? ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया? सही है? अच्छा, आप और डिटेल में जाते हैं इसकी। शेड कर रहा हूँ एक एरिया। एक येलो वाला एरिया शेड किया है, एक ब्लू वाला एरिया शेड किया है। वो बता रहा हूँ अजमा बेटा, यही बता रहा हूँ। अब वही चीज बता रहा हूँ। एक येलो एरिया शेड किया, एक ब्लू वाला एरिया शेड करा है। येलो वाला एरिया एरिया ए है, ब्लू वाला एरिया एरिया बी है। सही है? येलो वाला एरिया एरिया ए है, और ब्लू वाला एरिया एरिया बी है। तो एक फॉर्मूला बनता है, गिनी कोफिशिएंट, जीसी बोल रहा हूँ इसको, अब मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, जीसी बोलूंगा बार बार। सही है? जीसी का एक फॉर्मूला है, दैट इज ए ओवर ए प्लस बी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं, हाँ, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस पर्पल वाली लाइन को, सुनना जरा, बड़ा टेक्निकल बात बोल रहा हूं, अगर मैं इस पर्पल वाली लाइन को ये कर दूं, तो क्या इनइक्वालिटी है कि नहीं है? मतलब मेरी लॉरेंस कर्व ही लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है, क्या इनइक्वालिटी है कि नहीं है? अगर मैं इस पर्पल वाली लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी पे ले आऊं, तो क्या इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है कि नहीं है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं इस पर्पल वाली लाइन को खत्म कर दूं, अगर मैं इस पर्पल वाली लाइन को खत्म कर दूं इस सेंस में कि मैं इसको यहां ले आऊं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एरिया ए तो खत्म ही हो गया ना। मतलब अब इससे समझ क्या आया? इससे समझ ये आया कि एरिया ए जो है ना, एरिया ए जो है, ये बता रहा है इनइक्वालिटी कितनी है। एरिया ए जो है वो बता रहा है इनइक्वालिटी कितनी है। और एरिया ए प्लस बी टोटल एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा मेरा एरिया ए होगा, अब जरा सुनना गौर से मैं क्या समझा रहा हूँ। अब देखो सुनो जरा, अगले पेज पे बता रहा हूँ, जरा सुनना जरा। देखो, जीसी जो है ना, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब मैं टेक्निकल थोड़ी चीजों पे जा रहा हूँ जो एमसीक्यूज पे आती है। जीसी ना एक न्यूमेरिक वैल्यू है। कंफ्यूज नहीं होना, सब समझ आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निकल हो जाता है कभी कभार। ए ओवर ए प्लस बी। सही है? ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी, वो हमेशा फिक्स होता है, ऑलवेज सेम। क्योंकि एक फिक्स एरिया है ना, ए प्लस बी एक फिक्स एरिया है, ए प्लस बी एक फिक्स एरिया है, और वो हमेशा सेम होता है। ए चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी। अगर मैं आपको कहता हूं कि ए जीरो है, इफ ए
इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए को जीरो कर दूंगा तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ये बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने आपसे। अगर मैं ए ओवर ए प्लस बी में ए को जीरो कर दूंगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा ना, जीरो आएगा। इसका मतलब जीरो आ रहा है, इसका मतलब मेरा गिनी कोफिशिएंट क्या है? जीसी क्या है? जीरो। जीसी जीरो होने का मतलब क्या है? जीसी जीरो होने का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी। अब इसका मतलब क्या है जो मैंने बोला है? मैंने आपको ये बोला कि एरिया ए खत्म हो गया। एरिया ए खत्म होने का मतलब है कि आपकी लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी ही लोरेंस कर्व है। इसका मतलब अगर एरिया ए जीरो होगा तो जीसी भी जीरो होगा, और जीसी जीरो होगा तो परफेक्ट इक्वालिटी। और यहां से प्रूफ भी हो रहा है, आपकी पर्पल वाली लाइन जो कि लोरेंस कर्व थी वही अब लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी बन गई है। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? सब आगे सुनना। बी को अलग से कभी भी नहीं देखते। बी को कभी भी अलग से नहीं देखते। बी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ए प्लस बी की इंपॉर्टेंस है। अब जरा सुनना, और इसको समझा रहा हूँ, सब समझ आ जाएगा। अगर मैं ए को, अच्छा आप एक और टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनना जो बोल रहा हूँ, शायद कंफ्यूज हो जाओ। इफ ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसका क्या मतलब है? बड़ी अजीब सी बात कर दी है। परफेक्ट इनइक्वालिटी, देखो समझ गया ना? अगर ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताओगे आप? जरा सुनना क्या कर रहा हूँ। ये पर्पल वाली लाइन अब मैं मिटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ये पर्पल वाली लाइन मैंने मिटा दी। ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का मतलब बताऊं क्या है? कि मेरा जो गिनी, मेरा जो वो है ना, लोरेंस कर्व। चलो मैं पर्पल वाली लाइन नहीं मिटा रहा। मेरा लोरेंस कर्व ये हो गया है। ए इक्वल्स टू ए प्लस बी का मतलब है मेरा लोरेंस कर्व ये रेड वाली लाइन हो गई है। ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का मतलब है कि ये जो रेड वाली लाइन मैंने आपके सामने अभी बनाई है ना, ये मेरा लोरेंस कर्व है। ये रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी 100, मतलब हाँ, ये रिप्रेजेंट बेसिकली करता है कि आपकी जो पूरी इनकम है ना, ये जो आपकी पूरी इनकम है वो एक तरह से एक बंदे के पास आ गई है। जैसे अगर मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू लिखूं, तो फॉर्मूले के थ्रू कैसे लिखूंगा? ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का मतलब है कि जीसी जो है ना वो वन है। और जीसी वन होने का मतलब क्या है? जीसी वन होने का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी। और परफेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि 100% ऑफ द इनकम इज विद 1% पॉपुलेशन। ये मतलब है इसमें। है ये? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। ये तो 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज 100% ऑफ द इनकम इज विद 1% पॉपुलेशन, ये सिनेरियो। अब इससे समझ क्या आया? इससे समझ ये आया कि जितना ये पर्पल लाइन रेड वाली लाइन के करीब जाएगी उतनी इनइक्वालिटी कम होगी। समझ आया? जितना ये लोरेंस कर्व रेड वाली लाइन के करीब जाएगा आपकी इनइक्वालिटी कम होगी। जितना ये रेड वाली लाइन से दूर जाएगा आपकी इनइक्वालिटी बढ़ेगी। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? समझ आ गया? आप सुनना जरा। लोरेंस कर्व क्लोजर टू लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, इनइक्वालिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। सही मैंने लिख दिया, ये आपको बाद में याद रहेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ओवरऑल अपने आंसर को कंक्लूड करूं, अगर मेरा जीसी बढ़ता है, अगर मेरा जीसी बढ़ता है इसका मतलब अगर मेरा जीसी वन के करीब आता है, अगर मेरा जीसी वन के करीब आता है तो इसका मतलब इनइक्वालिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर मेरा जीसी जीरो के करीब आता है तो इनइक्वालिटी कम होती है। क्लियर है? इससे ज्यादा लोनेस का डिटेल में नहीं आ सकता। अब मुझे बताओ एक डेवलप्ड कंट्री का
लोरेंस कर्व रेड लाइन के करीब होगा कि दूर होगा? एक डेवलप्ड कंट्री का लोरेंस कर्व ये रेड लाइन के करीब होगा कि दूर होगा? करीब होगा, क्योंकि वहां पर इनइक्वालिटी कम होती है। सही है, और डेवलपिंग का दूर होता है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे ना इसके बाद डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में, जब थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे तो उसमें मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा। और ये आंसर में आप डायग्राम बना सकते हो अगर चाहो तो, पर इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं होती, पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आता है। तो डेवलप वर्सेस डेवलपिंग वाला सिनेरियो यहाँ पर आप एक क्रिएट कर सकते हो बड़ी आसानी से, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। सही है, समझ आ गई ये? अच्छा फिर और क्या तरीके हैं मेरे भाई, ये तो खाली मैंने टैक्सेशन के बारे में बताया। अच्छा और क्या तरीके हैं? दूसरा मेरे पास जो तरीका होता है ना इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करने का, रीडिस्ट्रीब्यूट करने का एक और तरीका अपने पास होता है डायरेक्ट प्रोविजन। डायरेक्ट प्रोविजन का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, जैसे फ्री हेल्थ केयर हो गया या फ्री हेल्थ एजुकेशन हो गई। सही है, क्लियर है? तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फ्री में प्रोवाइड करोगे लोगों को, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो कम होगी, गरीबी जो कम होगी, और रीडिस्ट्रीब्यूट होगी इनकम। क्योंकि गरीब जो है वो एजुकेशन हेल्थ केयर पे अगर पैसा लगा देता है ना, तो उसके पास पैसा बचता नहीं है, या उसके पास पैसा होता ही नहीं है इन चीज़ों पर खर्च करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट ये चीज़ें प्रोवाइड कर देगी ना, तो गरीब के पास पैसा बच जाएगा, वो दूसरी चीज़ों पर स्पेंड कर लेगा, जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। एक और तरीका आपके पास होता है इन थ्रू विच यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, इज मिनिमम वेज। आप मिनिमम वेज के थ्रू भी ये कर सकते हो। आप मिनिमम वेज लगाओ अबव द इक्विलिब्रियम, आप मिनिमम वेज लगाओ अबव द इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में जो है वो वेजेस बढ़ जाएंगी। पर मसला मिनिमम वेज का आपको पता होना चाहिए कि वेज जब बढ़ती है ना, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। क्योंकि डिमांड फॉर लेबर कम होती है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है, तो एक सरप्लस हो जाता है वर्कर्स का, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। क्लियर है? इसका एक बेसिक ओ लेवल वाला डायग्राम भी है जो कि आप बना सकते हो। जैसे आप डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर बनाओ सबसे पहले तो, सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर, वेजेस एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर। सही है। फिर आप क्या करोगे, एक अबव द इक्विलिब्रियम मिनिमम वेज की लाइन बनाओ। बोलो कि भाई गवर्नमेंट ने जो है ना ये मिनिमम वेज लगा दिया, अब इससे वेजेस तो बढ़ जाएंगी, पर मसला सारा इससे होता है, ये जो गैप आ जाता है, ये मसला है सारा। सही है, तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर इधर है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर इधर है, क्लियरली यहाँ पर एक गैप आ चुका है, तो दिस इज सरप्लस ऑफ लेबर, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट से भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट ए आ गया, ये आपका पॉइंट बी आ गया। फिर ये चीज कोई मसला? ठीक है, और क्या तरीके हैं? कुलसुम लिखा हुआ है बेटा उसमें, इसके बारे में लिखा हुआ है notes में। अच्छा फिर लास्ट आपका जो यहाँ पर आता है वो आता है नेगेटिव टैक्सेस। अच्छा नेगेटिव इनकम टैक्स क्या होता है? नेगेटिव इनकम टैक्स ये जापान ने करा था एक बार। नहीं, बेसिकली जब आप वेजेस को बढ़ाते हो तो एज एन एम्प्लॉयर तो आप महंगा वर्कर हायर नहीं करोगे ना, तो आप डिमांड फॉर लेबर कम कर दोगे। पर जो एम्प्लॉय होता है वो तो काम करने के लिए तैयार होगा हायर वेजेस पे, तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। तो सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है, डिमांड फॉर लेबर कम है, तो बीच में गैप आ गया ना एक, तो अनएम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेज लगाने से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बहुत कॉमन इशू है ये। अच्छा ये जो मैं नेगेटिव इनकम टैक्स अब बता रहा हूँ ना, ये नेगेटिव इनकम टैक्स एक बार करा था जापान ने, और ये एक फेल्ड पॉलिसी है। सही है, ये एक फेल्ड पॉलिसी है, ये सक्सेसफुल पॉलिसी नहीं है। आप रिसर्च भी कर लेना इसके बारे में, जापान ने जब करा था ना ये फेल हुआ था। सही है, पर अगर हम थियोरेटिकली देखें ना तो ये बड़ी अच्छी लगती है। ग्राफिकली समझा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा टैक्सेशन, फिर यहाँ पर लिखा इनकम। सही है, ये आ गया पॉजिटिव एरिया, ये आ गया नेगेटिव एरिया। अच्छा नेगेटिव टैक्स का मतलब क्या है? कि सामने से टैक्स मिल रहा है। नेगेटिव टैक्स का मतलब क्या है? कि सामने से टैक्स मिल रहा है। एक लाइन आपके सामने यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये लाइन मैंने बनाई है आपके सामने। ये जो लाइन मैंने आपके सामने बनाई है ना, ये टैक्सेशन की लाइन है, और ये अपवर्ड स्लोपिंग बनी है, और हमें पता है कि टैक्स इज अ विड्रॉल। और टैक्सेशन की लाइन अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनती है? बड़ी बेसिक सी बात है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है पहले के मुकाबले में आप ज्यादा टैक्स पे करते हो, तो इनकम और टैक्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तभी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाई है। सही है। और ये मैंने एक रैंडम इक्विलिब्रियम बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई स्टार। अब इससे समझ क्या आ रहा है? इससे समझ ये आ रहा है कि बिलो वाई, इस इनकम के, जो इस थ्रेशोल्ड से कम कमा रहा है ना, जो इस इनकम थ्रेशोल्ड से कम कमा रहा है उसको सामने से टैक्स मिल रहा है, जो इस इनकम थ्रेशोल्ड के आगे कमा रहा है वो टैक्स दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि जो इस इनकम के नीचे वाला है उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और इस इनकम आगे वाले का जो बंदा है वो टैक्स पे कर रहा है। क्लियर है? ये समझ आ गया? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये क्या करा है मैंने, ये लाइन स्टीपर हो गई है, इसका मतलब क्या है? ये T1 कर दिया मैंने, इसका क्या मतलब है? T1 का मतलब क्या है? T1 का अफेक्ट क्या है? चलो दो चीजों पे मैं अफेक्ट पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं टैक्स की लाइन को T1 कर देता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है कि कम हो रही है? रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है कि कम हो रही है? अमीर और गरीब में गैप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर मेरी लाइन T से T1 हो जाती है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है कि गिर रही है? रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है, क्योंकि आप नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आप देखो बेनिफिट्स अब ज्यादा मिल रहे हैं, बेनिफिट्स अब ज्यादा मिल रहे हैं, और जो टैक्स देना पड़ रहा है वो ज्यादा देना पड़ रहा है। आप देखो ना, पहले इस इनकम पे इतना टैक्स दे रहा था, पर अब इतना टैक्स दे रहा हूँ, इसका मतलब ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। अगर ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इसका मतलब अमीर से ज्यादा पैसा ले रहे हो, गरीब को ज्यादा बेनिफिट दे रहे हो, इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ेगी। सही है? समझ आ गया? वर्क इंसेंटिव क्या हो रहा है? वर्क इंसेंटिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है गिर रहा है? काम करने का दिल चाहेगा नहीं चाहेगा लोगों का? वर्क इंसेंटिव कम हो रहा है, तो ये इसका फ्लॉ है बहुत बड़ा। डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, हाँ बिल्कुल सही है। और सबसे लास्ट चीज जो हमारे पास पेपर में आ सकती है, जो है के यू सेट एन ई टी एस, नेक्स्ट कर्व। सही है? अब इस कर्व का गेम क्या है जरा सुनना। ये भी एक कर्व है एक इकोनॉमिस्ट का, ये भी इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है, और ये बड़ा अजीब सा कर्व है। इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसकी लेबलिंग देखो बड़ी अजीब सी है, जीसी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जीसी आपको पता है, इट इज अ मेजर ऑफ 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 इनइक्वालिटी। जीसी ज्यादा है तो इनइक्वालिटी भी ज्यादा है, जीसी कम है तो इनइक्वालिटी भी कम है। और यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिख रहा हूँ, इनकम पर कैपिटा लिखो, पर हेड लिखो, एक ही बात है। अब ये कर्व देखो कैसा है, ये कर्व है। अब इससे क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद, इनिशियली जब इनकम पर हेड बढ़ता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, और फिर जब इनकम पर हेड बढ़ता है तो इनइक्वालिटी कम होती है। तो ये बेसिकली इकोनॉमी जो है ना वो डेवलप हो रही है। एज इकोनॉमी डेवलप्स, एज इकोनॉमी डेवलप्स, सही है, एज इकोनॉमी डेवलप्स इनइक्वालिटी कम होती जा रही है। देखो इनिशियली क्या होता है, देखो मैं आपको एक साइकिल समझा रहा हूँ। इनिशियली एक इकोनॉमी होती है प्राइमरी सेक्टर में, आप जरा सुनना। एक इनिशियली एक इकोनॉमी होती है प्राइमरी सेक्टर में, जहाँ लोग फार्मर्स होते हैं, जहाँ लोग गरीब होते हैं, लोगों की इनकम्स नहीं होती, लोग पैसा नहीं कमा रहे होते। अब उस टाइम पे इनकम पर हेड जो है वो बहुत कम होती है। फिर प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, फैक्ट्रियाँ लगती हैं। अच्छा फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, बाहर से फर्म्स आ रही हैं, आपके मुल्क में पैसा लगा रही है, वो पैसा कमाने आ रही हैं। मल्टीनेशनल्स कभी भी वर्कर्स को ज्यादा पैसे नहीं देती। इसका मतलब इनकम पर हेड आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, पर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा से बढ़ रही है, क्योंकि जब सेकेंडरी सेक्टर का आना स्टार्ट होता है ना, तो फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं वो तो बहुत पैसे कमाते हैं, पर जो अपने वर्कर को है ना बहुत कम पैसे देते हैं। तो इनकम पर हेड तो बढ़ रहा है, पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो ज्यादा से बढ़ रही है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो ज्यादा से बढ़ रही है। आपकी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो ज्यादा से बढ़ रही है। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है और इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, टर्शरी सेक्टर की तरफ हमारी एंट्रेंस होना स्टार्ट हो जाती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर पे स्पेंड करती है, एजुकेशन पे स्पेंड करती है। और जब टर्शरी सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ता है तो ऑब्वियसली सर्विस इंडस्ट्री में लोग वैसे ही ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो इनकम पर हेड तो फिर बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पर विद टाइम इनइक्वालिटी भी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स फिर पॉलिसी लगाना स्टार्ट कर देती है इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। इसका मतलब ये वाला जो कर्व है ना, ये बेसिकली आपको शो करता है कि एज इकोनॉमी डेवलप्स, स्टार्टिंग में इनकम पर रेट बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी बहुत बढ़ेगी, पर जब इनकम पर रेट बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जब इकोनॉमी डेवलप के बहुत करीब होगी। क्लियर है ये चीज? तो मसला
अच्छा, अभी हमने ऊपर एक जो पॉलिसी पढ़ी थी रीडिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोग्रेसिव की। अब इसका मसला क्या है, देखो इफेक्टिवनेस पेपर में लिखनी होती है। देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो सबसे बड़ा इशू है ना वो क्या है, जब आप इनकम टैक्स बढ़ाते हो ना, जब आप इनकम टैक्स बढ़ाते हो तो ये एक डिसइंसेंटिव क्रिएट करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बंदे की हटती है, वो काम करने का दिल नहीं चाहता, और अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग एमिग्रेट कर जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। अच्छा, फिर आप जब कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ाते हो तो फिर आप कंपनीज की हटाना स्टार्ट कर देते हो, फर्म्स की हटाना स्टार्ट कर देते हो, फिर वो लोग टैक्स सिस्टम में लूप होल्स ढूंढ के या इलीगली अपनी इनकम को हाइड कर देते हैं और टैक्स इवेजन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट लिंक होता है लेफर कर्व का। सही है। लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट क्या था, आई होप आपको याद है, हमने ये करा था फिस्कल पॉलिसी में। लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट ये था, इसको मैं कहाँ बनाऊं, थोड़ा जूम करके बना। लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट ये था कि आप जो है ना वो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हो, टैक्स रेवेन्यू, और यहाँ पर आप लिखते हो टैक्स रेट। सही है। और ये कुछ ऐसे बनता है, ये भी ऐसे ही बनता है जिस तरह भी वो कर्व बनाया था। सही है। इनिशियली क्या होता है कि जब आप टैक्स का रेट बढ़ाते हो तो लोग टैक्स देते हैं, तो टैक्स का रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप टैक्स का रेट बढ़ाते हो तो लोग अब टैक्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है। इसका मतलब टैक्स बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल 40% तक लोगों ने टैक्स दिया, पर उसके आगे लोगों ने टैक्स देना छोड़ दिया। इसका मतलब 40% इज दी ऑप्टिमम टैक्स रेट जो कि आपकी कंट्री में होना चाहिए। समझ आया। तो एक ऑप्टिमम टैक्स रेट एक इकोनॉमी ढूंढती है, और बकायदा ये टेस्टिंग से ही पता चलता है कि गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है बढ़ाती है बढ़ाती है, देखती है कहाँ पर कम होना शुरू हो गया है, जिधर कम होना शुरू होता है ना वापस पीछे ले आती है, ऑप्टिमम पे रोक देती है, और ऑप्टिमम पे अपने टैक्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करती है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक और छोटी सी चीज बता रहा हूँ, चलो बल्कि वो रहने दो, उसकी टेंशन नहीं है भाई, इतना ही है अभी तो।